तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटा नैनी पर। आप सभी को जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हम लोग जो है अपना जियोग्राफी क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोग सौर मंडल पढ़ रहे थे, सन के बारे में पढ़ा था, हमने उपग्रह पढ़ा था, हमने ग्रह पढ़ा था, उपग्रह पढ़ा था, सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब उसके बाद उनके चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स के बारे में अब लोग पढ़ेंगे और क्षुद्र ग्रह ये सब हो गए। चलिए, तो बारी बारी सबके बारे में जानेंगे। हमने बताया था कि सबसे बड़ा क्या होता है, सन। सन क्या करता है, मंदाकिनी का क्या करता है, चक्कर काटता है। और इसी के पीछे पीछे चारों ये 8 ग्रह और ये क्षुद्र ग्रह चक्कर काटते हैं। मैंने ये बताया था कि सबसे पहला मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और एक एस्टेरॉइड्स बेल्ट होती है जो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए, तो मैंने आपको साइज के हिसाब से बताया था। सबसे पहले जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी। ये मैंने बताया था आपको हाइट के हिसाब से। सबसे पहले जानिए कि ये जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, छोटे छोटे ग्रहों के जो पत्थरों के बने होते हैं बेल्ट है, उसके आगे वाले जो ग्रह, ये 4 ग्रह जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड रूप में। किस रूप में है, ये सबका सब पूरे का पूरे सॉलिड रूप में। कौन से रूप में, सॉलिड। और इसके बाद के जो ग्रह है जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब गैस रूप में। कौन से रूप में है, गैस रूप में। और ये हमने बताया था कि इन सॉलिड्स को हम लोग इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह, और इन गैसेस को हम लोग आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह कहते हैं ना। चलिए, तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो जुपिटर। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सभी के बारे में बारी बारी से। सबसे पहले आते हैं मरकरी के पास। सबसे पहले आते हैं हम लोग मरकरी के पास। मरकरी यानी कि हिंदी में इसको बोले तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बुध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुध। अब बुध की क्वालिटी क्या क्या है, सबसे पहले बुध के बारे में जानते हैं। नंबर 1 प्लैनेट है हमारा ये सौर मंडल में। बुध के बारे में जानते हैं। बुध क्या है, बुध एक प्रकार का प्लैनेट है जो क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट सन का बात करें तो कौन है, सन के नजदीक का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट तो है आपका बुध। और ये आते हैं इसका सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये नजदीक है। नजदीक है तो क्या करता है, जल्दी जल्दी चक्कर मार लेगा, जल्दी जल्दी यहाँ मतलब पास में, यहाँ पे सन है और पास फट 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 घूम लेगा, तो जल्दी जल्दी घूम लेता है। यानी ये परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य का चक्कर मारना। तो ये जल्दी जल्दी घूमने के कारण मात्र 88 दिनों के अंदर क्या कर देता है, अपना चक्कर मार लेता है। कौन, मरकरी। चलिए, ये हो गया मरकरी। तीसरी बात इसमें याद रखिए कि इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। क्या है, इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मतलब एटमॉस्फेयर। अगर वायुमंडल रहता इसमें तो ये आदमी इस पर जीवन व्यतीत कर सकता था ना। इस पे वायुमंडल तो है नहीं, तो होगा नहीं। अगर वायुमंडल नहीं है तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है तो गर्म होगा, लेकिन ये दिन में जितना गर्म होता है ना, रात में उतना ही ठंडा होता है। यानी मान के चलो दिन में इसका 400 के प्लस है तो रात में भी -100 से ऊपर रहेगा। सोचो, रात में भी इतना ज्यादा ठंडा रहता है ना कि सोच भी नहीं सकते तुम, और दिन में इतना ही गर्म, रात में इतना ही ठंडा। तो इंसान तो इस पर रह ही नहीं सकता। क्या नहीं रह सकता, इस पर रह ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है, तापमान में इसका क्या है, अंतर अधिक है, क्योंकि दिन में अधिक है और रात में सब दम कम। यानी इसका तापांतर क्या है, बहुत ही अधिक है। तापांतर का मतलब ताप में अंतर। इसका तापांतर बहुत ही अधिक है, क्योंकि दिन में जितना ही गर्म है उतना ही ठंडा। अब वायुमंडल नहीं है। चलिए, अब आते हैं, बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इसके पास कोई भी अपना जीवन साथी, या सीधा सीधा बोले तो कोई भी इसका उपग्रह नहीं है जो इसका क्या काटे, चक्कर काटे। और ये सन के नजदीक है इसलिए उपग्रह को निकल गया इसका कौन, सूर्य। तो इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह कहने का मतलब नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, 0।
तो सबसे पहले याद रखना मरकरी क्या है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, और क्या है, नजदीक तो है और साथ में सूर्य सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये परिक्रमण कितने दिन में करता है, 88 दिनों में। इंग्लिश में बोले तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा आपका। इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए आराम से अरोड़ा आ जाता है, सौर ज्वाला आ जाती है। सौर ज्वाला की लपटे, और दिन में जितना गर्म है रात में उतना ठंडा, इसका तापांतर क्या है, सबसे अधिक है। चलिए, उपग्रह इसके पास क्या है, एक भी नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा मरकरी। मरकरी हमने खत्म कर लिया, मरकरी के बारे में हमने देख लिया। अगला प्लैनेट है हमारा वेनस। अगला कौन है, वेनस के बारे में जानो। वेनस क्या है, तो वेनस क्या है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन है। अब आते हैं वेनस की बात करते हैं। वेनस यानी कि शुक्र। वेनस किसको कहते हैं दोस्त, शुक्र को कहते हैं। शुक्र सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। ये सौरमंडल का क्या है, दूसरा ग्रह। तो शुक्र के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो शुक्र क्या है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सौरमंडल का दूसरा और पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह। पृथ्वी यानी कि अर्थ का, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह, पृथ्वी का सबसे नजदीक है और इसके पास अपना वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस उपस्थित है, उस गैस का नाम है CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा गर्म होती है। तो ये क्या करती है, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको इतना गर्म बना देती है कि ये इतना गर्म बना देती है कि ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है सौरमंडल का, तो हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो आपका वेनस। देखो वेनस की एक और विशेषता है, ये क्या करता है, ये इतना धीमा घूमता है ना, इतना धीमा, ऐसे धीम धीम, एकदम धीरे धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, अपने अक्ष पर इतना धीरे धीरे घूमता है। तो सोचो सन का चक्कर मारने में इसको बहुत समय लगेगा, ऐसे धीरे धीरे घूमता जाएगा सन के। इस प्रकार ये क्या करता है, जितने दिन में ये घूर्णन करता है लगभग उतने दिन में ही क्या करता है, सूर्य का चक्कर भी काटता है। यानी इसका घूर्णन और इसका परिक्रमण लगभग समान है। अगर घूर्णन की बात करें, घूर्णन यानी कि अपने ही अक्ष पे घूमना, जिसके कारण दिन और रात होता है, आपको पता होगा ना। घूर्णन यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो रोटेशन। घूर्णन इसका 243 दिनों में पूरा हो जाता है और इसका परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन जो है 244 दिनों में क्या हो जाता है, पूरा। देखो इसका घूर्णन और परिक्रमण देखो लगभग समान है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर बहुत धीरे घूमता है और जितना घूमता है उतना में तो ये पूरा सूर्य का चक्कर भी काट लेता है। यानी जिसका घूर्णन और परिक्रमण लगभग समान है वो कौन सा ग्रह, वेनस। किसका सबसे गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों, क्योंकि इसमें CO2 उपस्थित है। अब आगे आते हैं, इसको हम लोग कई नामों से भी जानते हैं। कई लोग इसको भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, कई लोग इसको सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, ये भी बोलते हैं ना जी, भोर का तारा, सांझ का तारा। इसको कई नाम दिया गया है। और कई लोग इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की मौसी, पृथ्वी की कुछ भी क्या बोलते, पृथ्वी की भगनी बोलते कि नहीं बोलते। तो ये बहुत ही नामों से जाना था। तो दिमाग में बस इतना रखना कि कोई बुक में दे देगा भगनी दे देगा, कोई में बहन दे देगा, तो बस इतना रखना रिश्तेदार से संबंधित। रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव, यानी जितने भी रिश्तेदार से संबंधित नाम आएंगे वो कौन से ग्रह के होंगे, तो वेनस के होंगे। रिश्तेदार से संबंधित, चाहे वो पृथ्वी की बहन हो या पृथ्वी की भगनी, वो सब कौन होंगे, वो सब ग्रह होंगे शुक्र ग्रह। कौन से ग्रह होंगे, शुक्र ग्रह। इसके पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई भी अपना उपग्रह नहीं है जो इसका क्या काटे, चक्कर काटे। बताया है ना, उपग्रह क्या करता है, वैसे ग्रह जिसके पास अपना प्रकाश, अपना ऊर्जा उष्मा नहीं है और ये क्या करता है, ग्रह का चक्कर काटता है, तो उसे हम उपग्रह कहते हैं। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है कि कोई इसका चक्कर काटे। चक्करे नहीं काटेगा तो दोस्ती कैसे होगा इसका।
चलिए, उपग्रह इसके पास क्या है बाबू, एक भी नहीं है। ये हो गया हमारा वेनस। चलिए, और एक बात और है, ये क्या करता है, सभी ग्रह ऐसे घूमते हैं ना, तो ये उल्टा घूमने लगता है, ऐसे 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 उल्टा घूमता है। यानी क्या करता है, ये अपने अक्ष पर सब ग्रह ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ये घूमते लगता है ऐसे, यानी उल्टा घूमने लगता है, यानी पूरब से पश्चिम घूमने लगता है। कैसे घूमता है ये, पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम घूमता है, जिसके कारण इसका सूर्योदय पूरब में ना होकर किधर होता है, पश्चिम में होता है। यानी कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका घूर्णन उल्टा है, तो वेनस। समझ गए, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह, वायुमंडल के में इसका सबसे ज्यादा कौन सा उपस्थित है, गैस CO2, इसके कारण ये क्या होता है, सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट कहलाता है, क्योंकि ये उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। लगभग जितने दिन में घूमता है उतने दिन में क्या कर लेता है, परिक्रमण कर लेता है। यानी घूर्णन और परिक्रमण दोनों इसका क्या है, लगभग समान है। क्या है दोस्त, लगभग समान है। अब आते हैं, इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। तीसरा हमने अगला पॉइंट बताया हमने, रिश्तेदारों से संबंधित नाम, जैसे भी क्या है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, वो सब कौन से ग्रह हो जाएंगे, तो शुक्र हो जाएगा। अगला पॉइंट मैंने बताया कि इसके कोई भी उपग्रह नहीं होता है और ये उल्टा घूमता है पूरब से पश्चिम, जिसके कारण इसका सूर्योदय पूरब न होकर पश्चिम में होता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट छूट गया, चलिए ये हो गया। हाँ, एक चीज और, ये लगभग पृथ्वी के समान दिखता है, चाहे वो भार हो, आकार हो, भार, आकार और द्रव्यमान, भार, आकार और द्रव्यमान से ये क्या है, पृथ्वी के समान है। किसके समान है, पृथ्वी के समान, भार, आकार और द्रव्यमान इसके समान है ये। चलो, घूर्णन गलती से मिटा गया, 243 दिन था, और परिक्रमण क्या लिखे थे, 244 दिन। चलिए, ये आपका हो गया वेनस। तीसरा प्लैनेट हम लोग आते हैं, तीसरा प्लैनेट हमारा कौन सा है, अर्थ, जहां पर हम लोग रहते हैं। चलिए अर्थ की बात करते हैं हम लोग। अर्थ यानी कि पृथ्वी, जहां हम लोग रहते हैं। अर्थ यानी कि दोस्त क्या, पृथ्वी। पृथ्वी पे कौन लोग रहते हैं, हम ही लोग रहते हैं ना। चलिए पृथ्वी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का सबसे पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर जीवन है, यानी एकमात्र ग्रह है जहां पर क्या है, एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन है। इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी उपस्थित है, इसलिए स्पेस से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, नीला, इसलिए इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह भी कहते हैं। किसको, पृथ्वी को। पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष पर यानी कि एक्सिस पर, हिंदी में बोले तो अक्ष पर, अक्ष पर ये लगभग 23.5 डिग्री झुका है। कितना झुका है, 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका है। और अपने आधार तल से क्या, अपने आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। उसको भी देखेंगे कैसे बनाता है, घबराइए नहीं, सब बताया जाएगा, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए एग्जाम फिगर में देख लो, जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ क्या है बाबू, ऐसे झुका हुआ है, आपको पता होगा अर्थ क्या है, झुका हुआ है। तो झुका हुआ है तो वो कितने एंगल पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर। कितने पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये जो कोण बनेगा ना, वो बन जाएगा आपका 66.5 डिग्री का, झुका हुआ है। और ये जो आधार तल है, इस आधार तल पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाएगा आपका, 66.5 डिग्री। कौन सा कहलाएगा, 66.5 डिग्री कहलाएगा। यानी ये अपने आधार तल पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 का, और झुका कितने पर है, तो 23.5 डिग्री पर। चलिए
अगला बात करते हैं, ये अपना घूर्णन कब पूरा करता है? तो इसको अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटा लगता है, लगभग 24 घंटा। अगर किसी को एग्जैक्ट जानना है तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है अपने अक्ष पर घूमने पर। अपने अक्ष पर घूमेगा, अपने अक्ष पर कैसे घूमेगा? ऐसे अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमेगा तो जिसके कारण क्या होगा? दिन और रात, दिन और रात की घटना किसके कारण होती है? तो दिन और रात की घटना किसके कारण होती है? तो किसके कारण? घूर्णन के कारण। अगला पॉइंट, दिन और रात, अब ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो हमारे समुद्र में क्या है? पानी है, पानी है ना बाबू। घूमेगा तो छलकेगा कि नहीं छलकेगा? छलकेगा ही। पानी क्या होता है? छलक जाता है। तो जिसके उसको हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा की घटना किसके कारण होती है? तो घूर्णन के कारण। यानी कि पानी का छलकना, समुद्र में बहुत सारा पानी है ना, तो जब कोई चीज हाथ में किसी चीज को लेकर ऐसे फट 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 घूमेंगे तो बताओ छलकेगा नहीं छलकेगा? पानी तो थोड़ा मारा उड़ेगा। तो वही छलकना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। एक होता है कोरियोलिस बल। क्या? कोरियोलिस। देखो कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल उसको कहते हैं, कोरियोलिस बल कहने का मतलब, अब अर्थ घूम रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है, घूमेगा तो थोड़ा मोड़ा तो हवा का झटका लगेगा ना, थोड़ा मोड़ा हवा का झटका लगेगा, तो वही हवा का झटका कहलाता है कोरियोलिस बल। क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल। वही थोड़ा सा हवा का झटका, किसके कारण? घूर्णन के कारण थोड़ा मोड़ा हवा का झटका लगेगा तो उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। अब आते हैं, घूर्णन देखा हमने, अब आते हैं परिक्रमण। परिक्रमण कितने दिन में करता है? परिक्रमण यानी कि सूर्य का चक्कर कितने दिनों में ये लगाता है? सबको पता होगा सूर्य का चक्कर ये लगभग 365 दिनों में लगाता है। एग्जैक्ट बात करें तो 365.25 दिन, यानी ये 25 एक्स्ट्रा लेता है, जो हर एक 4 साल के बाद एक दिन बढ़ा देता है साल में। 366 बढ़ा देता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। यही 25-25 मिलके एक हो जाता है, 366 बन गया तो एक दिन बढ़ जाएगा। पिछले 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। स्कूल में पढ़े हैं ना हम लोग कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। मैडम जी पढ़ाती थी, सॉरी मैडम नहीं, मिस पढ़ाती थी, हम लोग को तो मिस पढ़ाती थी। चलिए अब आते हैं, परिक्रमण हो गया। अब इससे क्या क्या होता है? देखो परिक्रमण, इसके कारण तो दिन और रात होता है, इसके कारण क्या होता है? तो परिक्रमण के कारण भी कुछ घटनाएं घटती है, जैसे मौसम बदलना, मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, मौसम का बदलना, ऋतुओं का बदलना, ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन की घटना किसके कारण होती है और मौसम परिवर्तन की? तो परिकर्णन के कारण। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि परिक्रमण के कारण एक और घटना होती है कि हमारा अर्थ क्या है? ऐसे झुका हुआ है, हल्का सा झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, तो घूमेगा, घूमेगा तो क्या होता है? जो पोलों पर है, यानी पोल यानी ध्रुव पर, तो घूमने के कारण पूरे सन का, जिसके कारण इस पोल पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। तो 6 महीना ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण। याद रखना, ध्रुवों पर 6 महीना दिन, ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात किसके कारण? परिक्रमण के कारण। 6 महीना दिन और 6 महीना रात किसके कारण होगा? तो परिक्रमण के कारण। किसके कारण होगा दोस्त? परिक्रमण के कारण होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमने पढ़ा घूर्णन में दिन और रात, ज्वार भाटा पानी का छलकना, हवाओं का झटका लगना कोरियोलिस बल, मौसम परिवर्तन परिक्रमण के कारण, ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण, ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात का होना परिक्रमण के कारण। चलिए ये हो गया। और हाँ, और भी कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में देखेंगे।
चलिए आगे, यहां पर तो जगह नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। देखो सबको पता है कि पृथ्वी का सूर्य से दूरी, अभी ये बात कर ले इसके उपग्रह की। हमारे पास एकमात्र उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है दोस्त? चांद है। आप सभी को पता होगा हमारे पास एक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है दोस्त? चांद है, सभी को पता है। चलिए सबसे पहले आते हैं पृथ्वी पर सूर्य। देखो अब सूर्य है, अब पृथ्वी है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस होगा ना जी। तो लगभग डिस्टेंस जो होता है वह 15 करोड़, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। क्या 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? सन से पृथ्वी की दूरी। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। किसकी दूरी? सन से अर्थ का डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? लगभग 15 करोड़। चलिए तो 15 करोड़ है तो कुछ दूरी तो लगेगा ना प्रकाश आने में। तो प्रकाश आने में जो हमको समय लगता है सूर्य का, वो लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं 19 सेकेंड, तो कहीं 20 सेकेंड लगता है। कभी 19 लगेगा, कभी 16 लगेगा, कभी 20 लगेगा। इसका कारण है मिनट में कोई परिवर्तन नहीं, सेकंड बदलते रहता है। कारण यह है कि पृथ्वी भी क्या है? एक समान पथ पर नहीं घूमती है। ये किस पर चक्कर मारती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ, यानी इलेप्टिकल पाथ। ये क्या है? कहीं से ज्यादा निकला हुआ है, कहीं से कम निकला हुआ है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एकदम परफेक्ट टाइम पे नहीं पहुंचता, कभी कम हो गया कभी ज्यादा। मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेकंड में फर्क पड़ेगा। चलिए तो चक्कर मारता है तो इसमें दो घटनाएं होती है। अब उस दो घटनाओं को हम लोग देखेंगे। देखो ये है हमारा सन, इसकी ओर चक्कर लगाते हैं कौन? पृथ्वी। ध्यान से देखना, ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। मैंने अभी बताया कि ये किस पर चक्कर मारती है। इस पथ का नाम है इलेप्टिकल पथ। इलेप्टिकल पाथ, पथ बोल रहे हैं, इलेप्टिकल पाथ, जिसको बोलते हैं हिंदी में दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ बोलते हैं। इसी पर क्या करता है? अर्थ चक्कर मारता है। अर्थ चक्कर मारेगा तो कभी कभी दो कंडीशन बनेंगे। एक कंडीशन क्या होगा? ये कभी सन के एकदम नजदीक और कभी सन से एकदम दूर। देखो कभी एकदम नजदीक है, कभी एकदम दूर। ये दो कंडीशन बनते हैं इस पर। या तो कभी एकदम नजदीक चला जाएगा, या तो कभी एकदम दूर चला जाएगा। चलिए तो ये मिनिमम डिस्टेंस और ये मैक्सिमम डिस्टेंस। चलिए अब बात करते हैं, पहले मिनिमम डिस्टेंस पर आते हैं, यानी न्यूनतम दूरी। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? न्यूनतम दूरी। यानी जब पृथ्वी और सन के बीच में एकदम न्यूनतम दूरी हो तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? इसको क्या कहा जाता है? पेरीहीलियन। यानी मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है? पेरीहीलियन कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपसौर। अब आते हैं, ये तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया, यानी न्यूनतम दूरी। अब बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस की। किसकी? मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो जिस दिन पृथ्वी और सूरज के बीच में एकदम अधिक दूरी होगी तो यह घटना कहलाएगी आपकी अपसौर। क्या कहलाएगी? अपसौर। देखो ना, ध्यान रहो, उप अप, उप अप। अप का मतलब अधिक, उप का मतलब कम। तो उप होगा तो न्यूनतम डिस्टेंस और अप होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं एपीहीलियन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं? एपीहीलियन कहा जाता है। देखो ये घटना जो है ना किसी दिन घटती है। उस घटना का जो दिन होता है वो होता है 4 जुलाई। याद रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस की घटना कब घटती है? 4 जुलाई को। और मिनिमम डिस्टेंस की घटना घटती है
3 जनवरी को। यानी जब अधिकतम दूरी होगी तो वह घटना 4 जुलाई को घटेगी और न्यूनतम दूरी की घटना कब घटेगी? 3 जनवरी को घटेगी। इस डिस्टेंस जो होता है वो आपका मिनिमम में होता है 14.73 किलोमीटर। ये क्या होता है? 14.73 करोड़ किलोमीटर आपकी दूरी होती है न्यूनतम में। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपका डिस्टेंस उस दिन होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। देखो अब ये क्या है? अपसौर, ये क्या लिख दिए? हाँ, ये उपसौर है, ये आपका अपसौर है। ठीक, अब हमने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ध्यान से सुनना। देखो ये उपसौर है और ये अपसौर है। देखो ये उपसौर है और ये क्या है? अपसौर है। तो ये उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं एपिसाइड लाइन। क्या बोलते हैं? अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एपिसाइड लाइन। क्या कहलाती है? एपिसाइड। वही हिंदी में भी वो एपिसाइड रेखा ही बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एपिसाइड लाइन। ठीक है, तो पृथ्वी अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा एपिसाइड। मिनिमम डिस्टेंस है तो उप, जिस दिन 3 जनवरी को घटेगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस यानी अपसौर यह 4 जुलाई को घटेगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। अब बताइए, ये तो पृथ्वी के नजदीक है और ये पृथ्वी के दूर है। चलिए बताइए, अब हमारा जो भारत देश है, इसमें है भारत देश हमारा, तो बताइए भारत देश में ठंडी यहां पड़ेगी कि यहां पड़ेगी? किस बार में ठंडी ज्यादा पड़ेगी? दूर वाले में ज्यादा ठंडी पड़ेगी कि पास वाले में ज्यादा ठंडी पड़ेगी? ये हम आप पे छोड़ते हैं। आप बताइए कि दूर वाले में भारत में ज्यादा ठंडी पड़ती है, पास वाले में, कि दूर वाले में ज्यादा पड़ती है? आपको 1 मिनट देते हैं, आप लोग सोच लीजिए, उसके बाद बताइए कि इस वाले में ज्यादा ठंडी पड़ेगी कि इस वाले में। भारत की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ भारत की। चलिए चलिए, अब आप लोग ने सोच लिया होगा। चलिए अब हम बताते हैं, आप लोगों का सवाल समझिए। ये क्या है? आपका अर्थ कितने पे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ कि नहीं झुका है? अधिकतर लोग क्या बताएंगे कि ठंडी कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है? सन से दूर है। तो वो सब लोल है, लोला है। जियोग्राफी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है कि जिंदगी में ये सोच लिया कि सन से दूर है तो क्या गर्मी जाड़ा यहाँ ज़्यादा पड़ेगा भारत में और यहाँ कम पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये घूमता है तो इसमें इंडिया यहाँ है और इसमें इंडिया यहाँ है। अब बताओ धूप कहाँ ज़्यादा पड़ेगी? इधर ज़्यादा पड़ेगी कि उधर ज़्यादा पड़ेगी? धूप तो यहाँ ज़्यादा पड़ेगी, धूप तो यहाँ ज़्यादा पड़ेगी ना। तो इस दिन क्या होता है? गर्मी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए महीना देख लो, जुलाई का है, यानी कड़क वाली धूप वाली गर्मी। यानी कि दूर होके भी ये क्या है? सूरज के नजदीक है, और ये पास होकर भी सूरज से दूर है, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ, इसलिए इसके पास प्रकाश सही से नहीं पहुंच पाएगा, और इसके पास प्रकाश आसानी से पहुंच जाएगा, जिसके कारण ये दूर होने के बाद भी सन के पास है और ये पास होने के बाद भी सूर्य से दूर है। यानी कभी कभी होता है ना कि तुम नजदीक होके भी दूर हो और दूर होके भी क्या हो? पास हो। तो वही पृथ्वी कभी दूर होके इसके पास पास है इंडिया, और कभी पास होके भी दूर है। यानी यहां पर पड़ेगी आपको गर्मी दूर होने के बावजूद, और यहां पर आपको पड़ेगी ठंडी। इसलिए 3 जनवरी का वो दिन है,
कंफ्यूज हो जाता है कि सर बताइए नजदीक है तो गर्मी ना ज्यादा पड़ेगा, तो महीनवा तो आप 3 जनवरी लिए हैं, ये कैसे हो जाएगा? तो समझ गए ना। चले, तो ये हो गया पृथ्वी के घूर्णन के बारे में कि 2 घटनाएं घटती है, एक उपसौर की और एक उपसौर और एक अपसौर। अपसौर 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी। कोई दिक्कत? चलिए, अब अर्थ में एक चीज और जान लो। देखो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का घनत्व बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? इसका घनत्व क्या होता है? सभी ग्रहों की तुलना में इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। लगभग इसका घनत्व हो जाता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाता है? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? इसका घनत्व होता है। चलिए, तो पृथ्वी के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्रहण वहन हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग मार्स पे आते हैं, चंद्रमा को भी देखेंगे, ग्रहण को भी देखेंगे। अभी हम लोग आते हैं मार्स पर। हमारा अगला प्लैनेट कौन है बाबू? मार्स है। अगला प्लैनेट हमारा कौन है दोस्त? मार्स। तो मार्स की चर्चा कर ले, मार्स की चर्चा कर लेते हैं। चलो, हमारा अगला प्लैनेट कौन है? मार्स। ये ब्रह्मांड का चौथा ग्रह है। ब्रह्मांड का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का, मिस्टेक हो गई, ब्रह्मांड का नहीं है, हमारे सौर मंडल का ये चौथा ग्रह है। मंगल है, मंगल भवन। चलिए, मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह को दूर से ही देखेंगे ना तो इसका रंगवा जानते हो? लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल। देखो ना, लाल लिखना तो आयरन लिख रहे हैं, लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। और लाल ग्रह क्यों? क्योंकि इसके सतह पर एक चीज उपस्थित है जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड, इसीलिए आयरन लिख रहे थे, मिस्टेक हो गया था, पहले लिख दिए। आयरन ऑक्साइड उपस्थित है जिसके कारण इसका रंग आपको कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। कैसा? लाल। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही चीज याद रखिएगा। इसके पास 2 उपग्रह है। क्या है? 2 उपग्रह। हमारे मार्स के पास 2 उपग्रह है। वो 2 उपग्रह कौन है बच्चा? तो एक का नाम है फोबोस भाई साहब, हिंदी में भी इंग्लिश दोनों सेम है। दूसरा का नाम है डिमोस भाई साहब। एक है फोबोस और एक है डिमोस, यानी इसके पास 2 जीवन साथी है जो इसका भैया चक्कर काट रहा है। ये क्या है? उपग्रह है। साथ ही साथ डिमोस जो है ना, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या ग्रह बोल रहे हैं? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ये क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। और ये किसके पास है? तो मंगल के पास है। एक कुछ पॉइंट्स और है। देखो ये जो ग्रह है ना, इस पे एक पर्वत स्थित है, इस पे एक पर्वत स्थित है जिस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। एक पर्वत स्थित है जिस पर्वत का नाम है क्या बाबू? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। और ये जो निक्स ओलंपिया पर्वत जो है ना, ये माउंट एवरेस्ट से भी क्या है? 3 गुना ज्यादा बड़ा है। किससे? माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा। कौन सा पर्वत स्थित है रेड प्लैनेट पर? तो निक्स ओलंपिया। देखो यहां पर एक ज्वालामुखी भी स्थित है जो सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी का जो नाम है वो किस पर है? मार्स पर। हाँ सही बोल रहे हो। चलिए, तो उस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मोनस। क्या नाम है? ओलंपस मोनस। ये क्या है? एक ज्वालामुखी है जहां से विस्फोट होता है। तो सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी पर का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो क्या है? ओलंपस मोनस, जो किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। चलिए बस इसमें इतना ही पढ़ना था। इतना याद रखिए कि ये एक लाल रंग ग्रह है आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह, एक फोबोस एक डिमोस। डिमोस जो है पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस पर एक पर्वत है निक्स ओलंपिया जो हमारे पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से भी क्या है? बहुत ही ऊंचा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट ही आपको पता होगा। ओलंपस मोनस क्या है? ये एक ज्वालामुखी है जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? ज्वालामुखी। चलिए अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा?
ये क्या है। अब आते हैं मार्स। देखो मार्स के बाद क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ना, इसको बोलते हैं छोटे छोटे ग्रह। ये भी क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। देखो ये है, हमने दो चीज पढ़ा। ये ग्रह जो है कभी कभी पृथ्वी पर गिरते भी हैं। क्या करते हैं, अब ये पृथ्वी पर गिरेंगे ना भैया, अब ये गिरेंगे, अब सबके पास चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पृथ्वी के पास, तो कभी ना कभी तो इसको खींचेगा ना, खींचवे करेगा, तो खींचेगा तो गिरवे करेगा। तो ये जब गिरता है, जब ये कभी कभी गिरने लगता है, जब ये गिरने लगता है तो गिरते गिरते जब ये गिरा तो गिरने के दौरान ये क्या कहलाता है आपका, मेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटर्स। जब ये गिर रहा है, जब ये गिर रहा है तो यही क्षुद्र ग्रह क्या कहलाने लगेगा, मेटर्स कहलाने लगेगा। और जब पृथ्वी पर गिर जाएगा, जब पृथ्वी पर गिर जाएगा तो ये कहलाएगा मेटेरॉइड्स। क्या कहलाएगा, मेटेरॉइड्स। अब हम इसको बताते हैं हिंदी में भी, सीधी सीधी भाषा में समझो कि देखो जब क्षुद्र ग्रह, अभी हमने बताया था मार्स और ग्रह जुपिटर के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब मान के चलिए इसको बुलाया, अब बुलाया का मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसको खींचा। अब खींचेगा तो बहुत सारा घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो जब वो आ रहा है, जब वो प्रवेश किया, जब वहां से वो निकला, तो उस दौरान उसका नाम पड़ गया उल्का, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटर्स। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, मेटर्स। और जब ये उल्का हमारे वायुमंडल को तोड़कर पृथ्वी पर जाके गिर गया तो ये कहलाया आपका मेटेरॉइड्स। क्या कहलाया, मेटेरॉइड्स। पृथ्वी पर गिर गया तो ये कहलाया मेटेरॉइड्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। तो दिमाग में रखो, जब चक्कर मार रहा है क्षुद्र ग्रह, वहां से निकला उल्का, गिर गया उल्का पिंड। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, तो निकला तो उल्का कहां जाएगा, वायुमंडल में घर्षण करेगा, छोटा होगा तो वायुमंडल इसको ध्वस्त कर देगा। लेकिन बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा का मतलब इतना तो होगा नहीं, बहुत ही बड़ा होगा, तो उसके दौरान जो वायुमंडल में भी खत्म होते होते वो क्या कुछ रह जाता है, जिसके कारण वो पृथ्वी पर गिरता है, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो होता है असल में ये मेटेरॉइड्स ही होता है, जो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। वो चमक नहीं रहा है, वो वायुमंडल के घर्षण के कारण जल के गिर रहा है। कुछ लोग उल्का वायुमंडल में खत्म हो जाता है, छोटा होता है, लेकिन बड़ा वाला गिर जाता है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता हुआ तारा। प्यारे लोग उसको देखकर क्या मानते हैं भाई, मन्नत उन्नत मांगने लगते हैं, है ना, विष मांगते, विष। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन से ग्रह की बात हम लोग कर रहे थे, पांचवें ग्रह की ना जी। पांचवा ग्रह हमारा कौन है, जुपिटर है। जुपिटर यानी बृहस्पति। देखो बृहस्पति बहुत काम करता है, बृहस्पति बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, तो खासकर पृथ्वी के लिए तो बहुत ही जरूरी है। अब जरूरी क्यों है भैया, ब्रह्मांड में पृथ्वी जानते हो काहे जरूरी है, जुपिटर। फिगरवा देखो ये वाला, ये देखो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, गिरवे करेगा ना जी। मार्स के पास भी अपना थी है, क्या है मार्स के, देखो एक चीज हम मार्स में बताना भूल गए, मार्स भी क्या होता है, पृथ्वी के समान है, लेकिन ये भार, द्रव्यमान और आकार से नहीं, ये है मौसम परिवर्तन से समान है। यानी लगभग जैसा ऋतु परिवर्तन हमारे यहाँ है वैसा मार्स पर भी है। इसीलिए लोग मार्स पर रहने की तैयारी वारी कर रहा है, पता है ना। इस पे तो रह नहीं सकते कि साला इतना गर्म है, बहुते गर्म है, बहुते गर्म, इसीलिए इसको सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, तो रह ही नहीं सकते हैं। चलिए अब देखो ये जो क्षुद्र ग्रह है, मार्स के पास भी अपना चुंबकीय क्षेत्र, ये तो बुलाएगा ना जी, कभी कभी खींचेगा उसको, ये खींचता है लेकिन क्या करता है, स्थिर तो है नहीं, ये भी घूमते रहता है। तो घूमते घूमते क्या होता है, ये आगे चला जाता है, क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। और ये जो बुलाता है तो सब कहाँ गिरता है, पृथ्वी पर। कहाँ गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण छोटा हुआ तो जल गया वायुमंडल के कारण, और नहीं तो गिर जाता है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार करते हैं। अब बहुत बड़ा हुआ तो समझ लो बड़का को गढ़ा कर देगा ना जहां गिरेगा। चलिए, तो ये जो जुपिटर है ना,
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र भी है, बहुत अच्छा है। ये क्या करता है ना कि ये जो उल्का सब एस्टेरॉइड्स घूम रहा है इसको खींच के रखता है, एकदम खींच के कि तोरा जाने ना देबो, जाए नहीं देबो तोरा। इसीलिए जब ये खींच के रखता है तो खींचने के कारण इसको हम लोग वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर। यानी कौन सा ग्रह वैक्यूम क्लीनर कहलाता है? तो जुपिटर। क्यों करता है? क्योंकि ये क्षुद्र ग्रहों को खींच के रखता है कि ये आगे बाकी के ग्रहों पर जाके ना गिरे। कुछ कुछ एक आध दो गिर जाता है कभी कभी, जानते हो, कोई कोई घर में बिगड़ल बच्चा होता है, कितनों घर में सुधरल काम होते रहे फिर भी बिगड़ जाएगा, तो एक आध गो होता है जो बिगड़ के गिर जाता है, हमेशा गिरते रहता है। लेकिन ज्यादा अगर सब गिर गया तो समझ लो पृथ्वी खत्म, ऐसे धप 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 गिरे लगेगा तो समझ लो क्या होगा। चंद्रमा देखते हो, चंद्रमा पर गड्ढा हो गया, कहां से हो गया? इसी के कारण हो गया, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल है नहीं, चंद्रमा पर है नहीं है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। देखे होगे ना, जिसको बोलते हैं दाग, चंद्रमा पर दाग किसके कारण है? सब इसी के कारण है, यही सब गिर गिर के दाग बना दिया है। तो पृथ्वी को कौन बचाता है इस सब से? तो जुपिटर, जिसको कारण हम इसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। अब आते हैं जुपिटर में। अब जुपिटर के बारे में हम लोग पॉइंट्स जानेंगे। जुपिटर क्या है बाबू? तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौरमंडल क्या है? सबसे बड़ा ग्रह, बिगेस्ट प्लैनेट है पूरे सौरमंडल का। चलिए, अभी हमने बताया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर कहने का मतलब क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? क्षुद्र ग्रहों को खींच के रखता है। बताए ना जी। देखो, हाँ देखो अब ये जो जुपिटर है ना, जुपिटर, अब देखो, अब हम एक बात सुनना कि हमने बताया कि वेनस कैसे घूमता है, एकदम वेनस शुक्र ऐसे धीरे धीरे टकर 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 टकर, लेकिन ये जो जुपिटर है इतना जल्दी घूमता है ना अपने अक्ष पे, घूमते घूमते इतना जल्दी घूमता है, इतना जल्दी 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 घूमता है कि मात्र 10 घंटा के अंदर, लगभग 10 घंटा के अंदर ये अपना घूर्णन पूरा कर लेता है, 10 घंटा के अंदर। लेकिन इसको सूर्य का चक्कर मारने में लगभग 12 साल लग जाता है। सोचो, अपने अक्ष पर कितना जल्दी घूम रहा है, लेकिन सूर्य का चक्कर मारने में देखो इसको कितना समय लग रहा है। यानी कि सोचो कितना चक्कर मार लेगा ये 12 साल में, 10 घंटा में ये अपना चक्कर मार लेता है, को इतना तेजी घूमता है ये। चलिए, इसके उपग्रहों की बात करें तो इसके पास उपग्रह की संख्या जो है वो 79 है। कितने उपग्रह हैं इसके पास? 79 उपग्रह है, जिसमें से एक उपग्रह जो है इसका है गैनीमीड, जिसमें से एक उपग्रह का नाम जानते हो क्या है? गैनीमीड है। एक उपग्रह का नाम है गैनीमीड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्या है? सौरमंडल, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो हमारा बृहस्पति। इसके पास कितने उपग्रह है? 79। और ये अपने अक्ष पर कितना जाता है? बहुत जल्दी घूम जाता है, लेकिन सबसे धीरे कौन घूमता है? शुक्र घूमता है। इसको हम लोग वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, क्योंकि ये खींच के रखता है क्षुद्र ग्रहों को, और ये पूरे क्या है? सबसे बड़ा है। चलिए, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, अब हो गया जुपिटर की ओर। अब हम लोग अगले ग्रह की ओर बढ़े। अगला ग्रह हमारा कौन है? अगला ग्रह हमारा जो है, अब देखिए, अगला ग्रह हमारा कौन आता है? सैटर्न आता है, शनि। तो शनि की बात करेंगे हम लोग। शनि भाई साहब, शनि भाई साहब हमारे अगले ग्रह है। तो छठा ग्रह हुआ ना जी, सैटर्न। सैटर्न को हम लोग दोस्त शनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शनि। अब शनि क्या है समझो। शनि क्या है? पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, दूसरा बड़ा ग्रह है पूरे सौर मंडल का, शनि।
देखो शनि जो है ना, शनि में 7 गो छल्ला पाया था, इसे घूमता घूमता हुआ 7 गो छल्ला है। इसमें रिंग्स की संख्या, छल्ला को रिंग्स बोलते हैं, सुने हो ना, किसी प्लैनेट्स में रिंग्स है, तो इसमें रिंग्स की संख्या जानते हो कितनी है? 7। इसमें कुल कितने रिंग्स पाए जाते हैं? 7 रिंग्स पाए जाते हैं। इसमें 7 रिंग्स हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके उपग्रहों की। इसके उपग्रह यानी कि किसके चक्कर, उपग्रहों की संख्या जानते हो? 82 है। 82 उपग्रह इसका चक्कर मारे। सोचो, किसी के पास एक नहीं है और किसी के पास एक है, किसी के पास एक भी नहीं है, किसी के पास एक है और किसी के पास इतना ज्यादा है कि बाप रे, आप घूमते घूमते थक जाएगा। चलिए 82 उपग्रह ये इसके पास है। देखिए, जिसमें से इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। किसका? शनि का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्त? टाइटन है। चलिए इसको देख लो। इसके बाद हमारा 2 ग्रह आ जाएगा, आपका अरुण आ जाएगा और वरुण आ जाएगा। अरुण और वरुण एकदम जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक पॉइंट इसमें आओ देख लो, इसका जो घनत्व है, क्योंकि ये किस रूप में? गैस रूप में है, सबको पता ही है गैस रूप में है। इसका घनत्व जानते हो? एकदम कम है। घनत्व क्या है इसका बाबू? एकदम कम है। घनत्व सबसे कम, सबसे अधिक अगर घनत्व किसी का है तो वो पृथ्वी का है, और सबसे कम किसका घनत्व है? शनि का। एकदम कम घनत्व है इसका। अब कम घनत्व होने के कारण ये क्या होता है? इतना हल्का है, इतना हल्का है कि ये आराम से पानी में इसको डाल दो तो ये पानी में चहल जाएगा, इतना कम है इसका। सोचो, यानी पानी में चहल जाए। कौन सा ग्रह? शनि। इसका घनत्व क्या है? सबसे कम। अधिक किसका है? आपको तो पता है, पृथ्वी का। सॉलिड रूप में है ना, और ये तो गैस रूप में है। चलिए अब 2 ग्रह और हैं। एक ग्रह आपका हो जाएगा यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं, और एक हो जाएगा आपका नेपच्यून, जिसको हम वरुण बोलते हैं। चलो निपटा देते हैं इसको फटाफट। इसके बाद हम लोग कुछ आगे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमको अभी चंद्रमा भी देखना है, ग्रहण भी देखना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। जैसे अरुण की बात करें तो अरुण को हम लोग हरा ग्रह भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पर मीथेन गैस उपस्थित है। क्या उपस्थित है? मीथेन गैस, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देता है हमें? बाहर से हरा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। और ये हमको पीले तारे की तरह पीले रंग का दिखाई देता है। ये भी पीले रंग का। ये शनि किस रंग का दिखाई देता है? पीले रंग का। और ये कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? मीथेन गैस के कारण। देखो, इसको हम लोग आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक ग्रह। और ये भी क्या है? शुक्र के जैसा है। ये भी उल्टा घूमता है, पूरब से पश्चिम। ये भी क्या करता है? पूरब से पश्चिम। यानी याद रखना, पूरे सौर मंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, एक शुक्र और एक अरुण। बाकी सब पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जिसके कारण वहां सूर्योदय पूरब में, और ये सब पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जिसके कारण सूर्योदय पश्चिम में होता है। कोई दिक्कत? चलिए देखो, इसके यहां भी छल्ला पाया जाता है। क्या? यहां भी छल्ला पाया जाता है, जो 5 छल्ले पाए जाते हैं। यहां पर 7 थे, यहां पर 5 है। देखो, एक पॉइंट ये है कि इसे हम लोग लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। जैसा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री हल्का झुकी हुई, हल्का झुकी है, और ये इतना झुका हुआ, इतना झुका हुआ है ना, कि झुकने के कारण ये जानते हो हमको लेटा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लेटा हुआ। इसलिए हम लोग इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहा जाता है। किसको? अरुण को। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। देखो, ये एक पहला ग्रह है जिसको मनुष्य ने खोजा था। किसने खोजा था? विलियम हर्शेल। किसके द्वारा इसको खोजा गया था? विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था, जिसका नाम है, विलियम हर्शेल नाम है, और ये खोजने वाले थे 1781 में।
1781 में अरुण के बारे में पता लगाया था विलियम हर्शेल ने। इसने हमने क्या पढ़ा, ये एक हरा ग्रह है, किसके कारण, मिथेस गैन के कारण। इसको हम लोग आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। ये उल्टा घूमता है पूरब से पश्चिम, इसमें 5 छल्ले हैं। ये कैसा दिखाए, कैसा प्रतीत होता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। और ये क्या है, किसको खोजा था इसने, विलियम हर्शेल ने 1781 में। देखो इसका एक उपग्रह है जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह किसका, अरुण का। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटेनिया। क्या नाम है उसका, टाइटेनिया। ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका, अरुण का। चलिए ये हो गए आपके अरुण। तो हमने अरुण देख लिया, सैटर्न देख लिया, अरुण देख लिया। अब लास्ट हमारा जो है वरुण है। वरुण में कुछ खास नहीं है, आप याद रखिएगा वरुण की खोज कब हुई थी। देखो वरुण यानी कि नेपच्यून, ये सबसे पीछे स्थित है। क्या, सबसे पीछे स्थित है। सबसे पीछे होने के कारण ये सूर्य का बहुत ही देरी से चक्कर लगाता है, बहुत ही धीरे, बहुत ही ज्यादा धीरे चक्कर लगाता है। देखो इसकी खोज जो है ना 1876 में हुई थी। कब इसकी खोज हुई थी, 1876 में। और करने वाले का नाम था जोहान गाले। किसने इसकी खोज की थी, जोहान गाले के द्वारा क्या खोजा गया था, वरुण को खोजा गया था। देखो ये क्या करता है, बहुत ही धीरे चक्कर लगाता है। क्या करता है, बहुत ही लेट चक्कर लगाता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है, इसका, इस नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टिट्रॉन है। क्या है, टिट्रॉन। टिट्रॉन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन, टिट्रॉन। चलिए ये हो गया आपका वरुण, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में देख लिया। अब हम जो लोग देखते हैं वो हम लोग बात करेंगे ग्रहण की। इलैप्स, क्या, इलैप्स यानी कि ग्रहण। फटाफट ग्रहण को भी देख ले। देखो हमारे यहाँ ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण, यानी सोलर इलैप्स और लूनर इलैप्स, दोनों को देखेंगे। यानी एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है आपका चंद्र ग्रहण। अब ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है भाई, जरा देखो। ये है हमारा सन। सन तो स्थिर है भैया, सन तो कहीं सन तो ग्रह का चक्कर नहीं मारता है। सन किसका चक्कर मारता है, मंदाकिनी का मारता है 25 करोड़ साल में, पता है ना। और ये अपने अक्ष पे घूमता है। चलिए तो सन है ये दूसरा है, ये अलग अलग है। देखो 2 कंडीशन, देखो 2 कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन बनेगा सन तो अपनी जगह पर स्थित है, सन में कोई दिक्कत नहीं। देखो सूर्य ग्रहण तभी लगेगा जब सूर्य का चक्कर मार रहा है पृथ्वी और पृथ्वी का चक्कर मार रहा है कौन, चंद्रमा। अब एक समय ऐसा आएगा कि तीनों घूमते घूमते एक ही सिद्ध में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक ही सिद्ध में आ जाएगा, जिसमें सूरज अपनी जगह पर और बीच में आपका चंद्रमा और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा अर्थ। क्या आ जाएगा, जब घूर्णन करते करते चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए एक समान, तो उस दिन क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब चंद्रमा क्या आ जाए, बीच में आ जाए। तो चंद्रमा बीच में आए तो ये लगता किस दिन है, सबसे पहली बात ये लगता किस दिन है। तो ये लगता है आपका अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन हम लोग देखते हैं चांद हमको दिखाई देता नहीं है। अब चांद नहीं दिखेगा, ग्रहण लगेगा तो सोचो चांद दिखेगा हमको जी, अंधेरा ना हो जाएगा। इस पर से जो प्रकाश आएगा सब किस पे पड़ जाएगा, चंद्रमा पर। और चंद्रमा प्रकाश को आने नहीं देगा, पृथ्वी पर आने देगा, नहीं आने देगा। इसके कारण क्या दिखाई देगा हमको, सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। चलिए तो सूर्य ग्रहण की घटना किस दिन घटती है, अमावस्या के दिन। अमावस्या किस दिन होती है, जिस दिन चंद्रमा एकदम दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं, समझे। तो किस दिन सूर्य ग्रहण की घटना, अमावस्या के दिन। कौन बीच में आ जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगी। अब आते हैं चंद्र ग्रहण। देखो अब ये चक्कर काट रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी बीच में आ जाएगी और चंद्रमा पे। पृथ्वी बड़ा छोटा लग रहा है जी, पृथ्वी को बड़ा करो, है ना।
पृथ्वी को बड़ा करते हैं और चंद्रमा को छोटा करते हैं। पृथ्वी क्या हो जाएगी, बीच में आ जाएगी और मून जो है इधर आ जाएगा। यानी सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगी। तो यह घटना कहलाएगी चंद्र ग्रहण। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और ये लगता है आपका पूर्णिमा के दिन। यानी जिस दिन चांद पूरा दिखाई देगा उसी दिन क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। समझे समझे। तो जिस दिन चंद्रमा पूरा रहता है उसी दिन ग्रहण लगता है, और ये ग्रहण पूर्णिमा का दिन लगता है, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन लगता है। कोई डाउट आपको? अब समझो, इससे जो प्रकाश आएगा पूर्णिमा पर पड़ेगा नहीं, चंद्रमा पर पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं तो चंद्रमा दिखेगा नहीं। अब कहेगा कि सर पूर्णिमा के दिन तो चांद दिखता है। अरे चांद तो दिखता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन एक सिद्ध में तो नहीं आएगा। जब ये एक सिद्ध में आएगा तभी, यानी पूर्णिमा के दिन। अब देखो अमावस्या के दिन तो लग नहीं सकता, क्योंकि अमावस्या के दिन तो ये खुदे नहीं दिखाई देता है। जब ये दिखाई ही नहीं देता तो चंद्र ग्रहण काहे लगेगा? जिस दिन दिखाई देगा उसी दिन न चंद्र ग्रहण लगेगा। तो पूर्णिमा के दिन ये पूरा दिखाई देता है, इसीलिए पूर्णिमा के दिन इसका चंद्र ग्रहण लगता है। तो कोई दिक्कत? कोई आपसे पूछे भैया सूर्य ग्रहण किस दिन? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण किस दिन? पूर्णिमा के दिन। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत हो तो। चलिए, हमने ग्रहण देख लिया। यानी जब पृथ्वी बीच में आ जाए, सॉरी, जब चंद्रमा बीच में आ गई तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा यानी कि मून। मून क्या है? हमारा उपग्रह है, हमारा उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। यानी हम लोग पढ़ेंगे चंदा मामा के बारे में। किसके बारे में? चंदा मामा। चंदा मामा दूर के, बचपन में बड़ी सुने हम लोग चंदा मामा। देखो चंदा मामा की बात करें तो चंदा मामा के बारे में जानो। देखो चंदा मामा है क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसे हम लोग जीवाश्म, पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाँ, इसको एक बार ध्यान से, जितना पढ़ाएं आप सभी को, किसी को दिक्कत इसी में? देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पृथ्वी का जीवाश्म। क्या कहते हैं? पृथ्वी का जीवाश्म। और साथ ही साथ इसको हम रात की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रात की रानी। क्या कहते हैं? रात की रानी भी इसको कहा जाता है। चंदा मामा तो लोग कहता है भाई। चलिए, अब चंदा मामा नहीं पूछेगा। रात की रानी किसको कहते हैं? तो चंद्रमा को कहते हैं। देखो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा के पास कोई भी अपना वायुमंडल नहीं है। जैसे पृथ्वी पर अपना वायुमंडल है, यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो धड़ाम 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 यहाँ क्या गिरते रहता है? मेटर्स, मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड गिरते रहते हैं। गड्ढा होइल है जिसमें कहते हैं चंद्रमा पे दाग है, तो किसके कारण? वायुमंडल में नहीं है तो गिरवे करेगा। अब वायुमंडल नहीं है, हमारे यहाँ वायुमंडल है, तो हम लोग आकाश में देखते तो हमको कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं। जब चंद्रमा पर जाके तुम आकाश में देखोगे ना, तो आसमानवा तुमको करिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? करिया। यानी यहाँ पर जो है आसमान कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष पर से अगर हम आसमान में देखेंगे तो, अंतरिक्ष बोल रहे, चंद्रमा पर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? काला। कारण क्या है? यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। अगला पॉइंट देखो, यहां पर जो है ना वायुमंडल नहीं है, तो आवाज अगर मान के चले यहां पे हम बोलते हैं तो आवाज वो वहां पर चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं, हवा नहीं है, तो लेके कौन जाएगा? लेके तो जाएगा नहीं, माध्यम तो है नहीं। तो कारक ये है कि हवा तो जाएगी नहीं। क्या चंद्रमा पर प्रकाश तो, प्रकाश बोल रहे, आवाज तो उत्पन्न होगी, लेकिन आवाज यहां से वहां नहीं जाएगी। इसलिए सब वहां पर सैटेलाइट थी, डेवलप फोन आता है, उससे बात करता है चंद्रमा पर जो गया हुआ रहता है। चलिए, तो यहां पर आवाज तो उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। आवाज उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। लेकिन सुनाई नहीं देगी। आवाज उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। समझ लेना।
आवाज उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। देखो चंद्रमा में जानते हो एक बहुत बड़ा कंडीशन, देखो चंद्रमा एकदम शुक्र को फॉलो करता है। शुक्र को ये भी क्या करता है ना, जितना देर में अपना चक्कर मारेगा ना उतना ही देर में ये पृथ्वी का चक्कर मार लेता है। क्या कर लेता है, जितना देर में ये अपना चक्कर मारता है ना उतना देर में पृथ्वी का चक्कर मार लेता है। तो जानते हो इसका महीना 27 दिन का होता है, 27 दिन का इसका महीना होता है। इसीलिए क्या करता है, मान लो यहाँ से घूमना शुरू किया हम, ऐसे यहाँ पर सामने है तुम्हारे, अब घूम रहे हैं, घूमते घूमते पृथ्वी का घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये सांप के सामने ही खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामने ही खड़ा हो जाएगा। तो जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग क्या देखें, अरे अभी भी यही देखें और ये घूम के भी आया तो हमको इसका फेसे दिखाई दे रहा है, यानी पिछला वाला भाग हम लोग नहीं देख पाए, चाहे वो घूम के भी आ रहा है फिर भी, क्योंकि ये हमसे पहले ही चक्कर काट ले रहा है। जितना देर में ये क्या करता है, पृथ्वी का काटता है उतना देर में अपना भी काट लेता है, यानी हमेशा हमको उसका सामने वाला ही दिखाई देता है। तो मैक्सिमम जो हमको भाग दिखता है ना वो भाग दिखता है 59%। मैक्सिमम भाग हमको कितना दिखता है चंद्रमा का, 59%। इससे ज्यादा हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं दिखाई देगा, चलिए तो इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, सुपर मून। इस घटना को हम लोग कहते हैं सुपर मून। मैक्सिमम दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाता है, सुपर मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर मून। समझ गए, मैक्सिमम हिस्सा दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर मून कहेंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये हो गया आपका सुपर मून। आगे की बात करें, जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे, दो कंडीशन होती है, एक अमावस्या एक पूर्णिमा। एकदम नहीं दिखाई देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अमावस्या, और अमावस्या के दिन हम लोग इसको न्यू मून बोलते हैं। यानी अमावस्या के दिन हमको नया चांद दिखाई देगा ना जी, नया चांद दिखाई देगा। अब आते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हमको चांद पूरा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं, फुल मून। जब इसमें ग्रहण लगता है ना तो ग्रहण के समय ये हमको लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेड मून। क्या बोलते हैं, ग्रहण के समय हम चंद्रमा को क्या बोलते हैं, रेड मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड मून। यानी इसका महीना कितने दिन का होता है, 27 दिनों का। और ये बताओ कभी घूमते घूमते क्या होता, मान के चलो साल के महीने के शुरुआती दिन में ही क्या लग गया, पूर्णिमा लग गया, यानी हमको पूरा दिख गया, तो अंतिम में भी क्या हो जाएगा, एक बार और हमको पूर्णिमा दिखेगा ना। तो मान के चलिए एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए तो पहली पूर्णिमा को तो पूर्णिमा बोलेंगे, लेकिन दूसरी पूर्णिमा को हम लोग बोलेंगे ब्लू मून। क्या, अगर 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो दूसरी पूर्णिमा क्या कहलाएगी, ब्लू मून कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ब्लू मून। याद रखना, दूसरी पूर्णिमा क्या कहलाएगी, ब्लू मून कहलाएगी। यानी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो पहली पूर्णिमा पूर्णिमा, दूसरा ब्लू मून। कब, जब पहले ही लग गया पूर्णिमा, फिर एक आध को और अंतिम में जाते जाते लग जाएगा। यानी मैक्सिमम कितना हिस्सा देख पाते हैं, 59। सुपर मून, अमावस्या के दिन एकदम नहीं दिखाई देगा, न्यू मून। पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देगा, पूरा एकदम नजदीक, तो फुल मून। ग्रहण के दिन ये कैसा दिखता है, लाल, इसके रेड मून कहते हैं। 27 दिनों का इसका महीना होता है और एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसको हम लोग ब्लू मून कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, चलिए देखो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, आगे वाला हम लोग देखते हैं, पीछे वाला नहीं देख पाते, तो पीछे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं शांत सागर। क्या बोलते हैं, शांत सागर, यानी सी ऑफ ट्रिनिटी। इसको हम लोग, जिसको धूल का मैदान भी कहा जाता है, जो पीछे की ओर है, ये दिखाई नहीं देता है, हम लोग को नहीं दिखेगा। ये क्या है, धूल का मैदान है, यहाँ पूरा अंधेरा टाइप एकदम धूल का, शांत सागर इसको कहते हैं। जो पहली बार विमान छोड़ा गया था ना, जिस बार गया था कौन, नील आर्मस्ट्रांग, वो यहीं पर उतरा था। अपोलो 11 एक जहाज गया था, इसी अपोलो 11 से ना गया था जी, वही अपोलो 11 कहाँ उतरा था, यहीं उतरा था। सी ऑफ ट्रिनिटी और शांत सागर, एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग पहले यात्री जो चंद्रमा पर गए थे, कहाँ उतरे थे, वो यहीं पे उतरे थे, सी ऑफ ट्रिनिटी यानी कि शांत सागर में। ये क्या है, धूल का मैदान है। चलिए, जो दिखाई नहीं हम लोग को देता है, पीछे रहता है, पीछे चंद्रमा के पीछे, क्योंकि हम तो फर्स्ट पेज ही देख पाते हैं, पीछे वाला तो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो घूमते घूमते हम लोग के सामने ही आके खड़ा हो जाता है। चलिए,
तो चंद्रमा पर हमने देख लिया, इतना आप लोग देख लीजिए तब तक। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को आशा करते हैं बहुत ही समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट है, देखो देखो जैसे सूर्य का प्रकाश आने में क्या लगता है हमको, 8 मिनट लगभग लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है कि नहीं, 16-19 ऐसी चल लगता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश आने में लगता है हमको 1.3 सेकेंड, यानी लगभग 1.5 सेकेंड। याद रखें कैसे, 1.5 सेकेंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश आने पे पृथ्वी पर। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो है नहीं, ये सूर्य का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है। 1.3 सेकेंड लगता है इसको, आपको पता होगा। चलिए ये हो गया आपका चंद्रमा। देखिए चंद्रमा पर एक चीज और है, चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ये भी आपको पता होगा। अगर यहाँ पर 60 है तो पृथ्वी चंद्रमा पर 10 होगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर जो भार होता है वो कितना होता है, 1/6 होता है। चलिए पृथ्वी पर जितना भार होगा ना वहां पर आपका 1/6 कम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एक चीज और, देखो ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन काटेगी, चंद्रमा काटेगी, पता है ना, कौन काटेगी, चंद्रमा काटेगी, मून। पृथ्वी का चक्कर कौन काटेगा, मून काटेगा। तो इसमें भी 2 कंडीशन बनेगा, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वाला, अभी बताए थे जो सन में होता है। तो याद रखना, अगर मिनिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपुभू। क्या बोलते हैं, उपुभू। अगर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो अपुभू। तब क्या हो जाएगा बाबू, अपुभू। याद रखना, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में न्यूनतम दूरी हो तो उपुभू, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी हो तो अपुभू कहलाता है। चलिए यहाँ तक हम लोगों का क्लास जो है आज फिनिश होता है। तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा सौर मंडल पढ़ लिया। चलिए तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया क्लासेस में जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे साथ नेक्स्ट ईयर पैरामेडिकल 2024 के लिए एक नया बैच लाया गया है हमारे एप्लीकेशन पर, उसके साथ उस एप्लीकेशन पे हमारे साथ जुड़िए और सभी टीचर्स के साथ अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे।